कैसे हो सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक 26 रिव्यू में। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हमारा BMW के सेकंड चैप्टर फ्यूल एंड कंबशन पर, मतलब कि ईंधन और दहन का सेकंड पार्ट होने वाला है। सेकंड पार्ट में आशा करते हैं कि पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। अगर नहीं भी हो पाएगा तो कुछ 2 4 5 मिनट का और रहेगा, तो वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। वरना वैसे कोशिश तो मैं यही करूंगा कि आपका इसी पार्ट में हो जाए। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के करते हैं इसको स्टार्ट। और जिनको भी जो भी चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उन्हें हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। और BMW का देखो, यूट्यूब पे कहीं भी आपको फ्री में कोर्स नहीं मिलेगा जो कि मैं फ्री चला रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग पेड कोर्स रखते हैं BMW का। ओनली मैं ही आपको इतनी फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो उसका यूज करना सीखें और बर्बाद मत जाने दें। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। समझ रहे हैं। चलिए तो फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो, हमारा मॉन्ड गैस था जो उस वहां तक कंप्लीट कर चुके थे हम लोग। तो अब हमारा रहेगा गोबर गैस से स्टार्ट। ठीक है। तो गोबर गैस पढ़ो क्या है। गोबर के गैस देखो हमारा क्या है, देखते हैं फिर। हेडिंग लगाओ गोबर गैस। ठीक है। तो गोबर गैस में क्या लिखेंगे अब हम लोग। गोबर से गैस प्राप्त करने के लिए गोबर गैस संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये होगी। इसमें गोबर तथा पानी को 4:5, मतलब 4:5 में मिलाकर, जैसे कि जो आप समझो, जैसे कि आपने अगर 4 बाल्टी गोबर, वो क्या बोलते 5 बाल्टी गोबर डाला है गैस बनाने के लिए, तो उसमें 4 बाल्टी पानी भी डालना पड़ेगा। ठीक है। इस तरीके से रेशियो बनाएंगे हम अपना। तो गोबर 4 से 4.5 में मिलाकर गोबर गैस संयंत्र में डाला जाता है। इस मिश्रण से गोबर इस मिश्रण से गैस बुलबुले के रूप में निकलती है। ठीक है। किसके रूप में? बुलबुले के रूप में निकलती है और गैस होल्डर में इकट्ठी हो जाती है। ठीक है। जहाँ गैस होल्डर है उसमें इकट्ठी हो जाती है। इस गैस को बनाने के लिए गोबर के साथ साथ मल मूत्र घास आदि का प्रयोग में घास आदि को भी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। इन सभी चीजों को, मल मूत्र ये सब जो भी गंदगी वाली चीजें हैं, इनको सब में को यूज में लाया जाता है, तभी वह गोबर गैस बन पाती है। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, अच्छे ईंधन के गुण। क्या? अच्छे ईंधन के गुण। हाँ। तो अच्छे ईंधन के गुण देख लीजिए हमारे क्या हो जाएंगे। ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। दूसरा, जिसमें थोड़ी ही मात्रा में ऊष्मा प्राप्त हो सके। सॉरी, ये दूसरा नहीं है, ये इसी का है। ये तो मेरा लिखा है only। इस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए, जिससे कि थोड़ी ही मात्रा में अधिक ऊष्मा प्राप्त हो सके। ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देख लो, एक अच्छे ईंधन में राख की मात्रा न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है। ये भी बात सही है, न्यूनतम होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट देख लो। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, देखो। तीसरा पॉइंट है अज्वलनशील पदार्थ न्यूनतम होना चाहिए, राख का गलनांक उच्च होना चाहिए। ठीक है। मतलब कि जो उल्टे सीधे पदार्थ आ जाते हैं हमारे, जो जल ना सके, तो वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आ जाएंगे तो डिस्टरबेंस होगा। समझ रहे हैं। आग आग उनमें लग नहीं पाएगी, तो वो जलेंगे नहीं, तो उन्हीं को हम, और वो राख नहीं बन पाएंगे गलनांक, क्योंकि उनका ज्यादा रहेगा। इसलिए उन्हें हम अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है। चलिए पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट है जो आपका, ये हमारा चौथा पॉइंट रहेगा। तो ये इसमें लिखेंगे ईंधन में नमी की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए, तथा अधिक नमी होने से उसमें मान कम हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। छठवां पॉइंट, ईंधन के दहन के पश्चात उससे धुआं व विषैली गैसें निकलनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे इसके गुण हो गए, ईंधन के क्या हो गए, गुण हो गए हैं, हो गए हैं। हाँ। चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाइए क्या,
ईंधन के का ऊष्मीयमान। क्या? ईंधन का ऊष्मीयमान। लगाइए हेडिंग जल्दी से, ईंधनों का ऊष्मीयमान। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग अब? तो देखिए इसमें लिखेंगे हम लोग कि इतनी हेडिंग लगाने के बाद हम लोग लिखेंगे ऊष्मा की वह मात्रा 1 kg ईंधन को पूर्ण दहन किलो जूल में प्राप्त होती है तथा ठोस अवस्था द्रव ईंधन का ऊष्मीयमान होता है। ठीक है, ये हमारे ईंधनों का ऊष्मीयमान में आएगा। चलो अब हम लोग डालेंगे ऊष्मीय जो मान होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उच्च ऊष्मीयमान और निम्न ऊष्मीयमान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, बताते हैं देखो, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्या, HCV, और इसे कहते हैं LCV, ओनली भी। ठीक है, हाँ। तो ईंधनों का जो उच्च ऊष्मीयमान है, चलिए उसे देख लेते हैं एक बार, क्या है हमारा ईंधनों का उच्च ऊष्मीयमान। ईंधनों का उच्च ऊष्मीयमान, किसी भी ईंधन का उच्च ऊष्मीयमान वह होता है जो एकांक आयतन ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा है, जबकि जल वाष्प के संघनन से प्राप्त ऊष्मा भी सम्मिलित की गई हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उच्च ऊष्मीयमान हो जाएगा। चलिए, और सभी लोग नोट्स साथ में बनाते चलें, वीडियो देखते भी जाएं और नोट्स बनाते चलें, तो उनका टाइम भी खराब नहीं होगा, क्योंकि आपको वीडियो देखने से नोट्स नहीं बन जाएंगे। नोट्स बनाओगे तो आपको ओनली कॉपी खोलनी पड़ेगी, और अगर देखोगे ओनली तो वीडियो खोलनी पड़ेगी। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, और वीडियो देखने से आपका बार बार टाइम भी खराब होगा। समझ रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो, इसलिए आप नोट्स बना के रखें और एक बार देखें और जल्दी से अपना फटाफट काम कर लें। ठीक है, जो भी आपकी जरूरत अनुसार। हाँ, चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, ईंधनों का निम्न ऊष्मीयमान। क्या क्या है ईंधनों का निम्न ऊष्मीयमान? ये हेडिंग लगाइए पहले, तो इसमें लिखेंगे किसी भी ईंधन का निम्न ऊष्मीयमान उसकी एकांक आयतन ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा होती है, जबकि जल वाष्प के संघनन से प्राप्त ऊष्मा सम्मिलित ना हो सके। उसमें सम्मिलित हो रही थी जल वाष्प की ऊष्मा, समझ गए? तो और इस वो उच्च ऊष्मीयमान में और निम्न ऊष्मीयमान में जल वाष्प की ऊष्मा है वो सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है, यही चीज इम्पोर्टेंट है, इसमें प्राप्त ऊष्मा सम्मिलित ना हो। ठीक है, जल वाष्प की। और ये हमारा LCV का सूत्र है, क्या, HCV माइनस 9H2 इंटू 2460 किलो जूल पर kg। ठीक है, ये हमारा LCV इक्वल सूत्र है। हाँ, चलिए, अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, दहन प्रक्रिया समीकरण किसके आधार पर, संहति के आधार पर। हाँ, संहति के आधार पर आप लगा लीजिए हेडिंग। तो इसमें लिखेंगे हम लोग निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों आवश्यक आवश्यक O2 की मात्रा कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग होती है, और विभिन्न ईंधनों को जलने उत्पन्न गैसों की मात्रा को करने के लिए प्रयोग किया जाता है दहन प्रक्रिया का समीकरण। जैसे कोई गैस है उसको कैलकुलेट करना है हमको, तो उसमें हम दहन प्रक्रिया समीकरण है जो उसको यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी बात थी, आपको समझ में आ गई हो, ऐसा करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक देखो लाइक नहीं किया है, लाइक की संख्या बढ़ा दें और शेयर की, क्योंकि वो आपके लिए लाइव आए हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट दिखाएं। अभी कम से कम 2 लोग ही जुड़े हैं, समझ रहे हैं? क्या है ये अभी, और भी लोगों को जोड़ लो तो मेरा भी मन लगेगा आपको पढ़ाने में। लाइव में इसीलिए आता हूँ कि आपसे डिस्कशन कर सकूं, आपकी बातों का जवाब दे सकूं, समझ रहे हैं? इसीलिए मैं लाइव आता हूँ। हाँ, चलिए, तो जब तक आप अपना शेयर वगैरह कर लीजिए, जब तक। चलिए, तो फिर आप लोग हेडिंग लगाइए, कार्बन के लिए दहन समीकरण। कार्बन के लिए दहन समीकरण। जब कार्बन का दहन समी जब कार्बन का दहन ऑक्सीजन को की पर्याप्त मात्रा के साथ किया जाता है तो CO2 गैस उत्पन्न होती है। क्या कहा उसने, जब कार्बन का दहन
ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा के साथ किया जाता है तो CO2 गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, कार्बन का दहन किससे कर रहा है, वो दहन ऑक्सीजन से। तो कार्बन लिख लिया मैंने यहाँ, तो कलर चेंज कर लूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये लिख लिया मैंने कार्बन, और ये लिख लिया O2 ऑक्सीजन मतलब। अब इनका इनका दहन हो रहा है तो क्या होगा हमारा मिलके CO2 प्लस ये हो जाएगा क्या 3.3780 किलो जूल पर केजी। समझ में आ रहा है कुछ के समझना है अच्छे से बेसिक से। तो जहां तक मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना भी आए समझ में तो आप कमेंट में एक बार कहें तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे इनके अब हम रख देंगे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या वो रख देंगे और इनको ऐड करके डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए तो देखो, हमने जहाँ सॉल्व किया है वो दिखाया आपको। तो कार्बन का हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन का हमारा क्या द्रव्यमान संख्या रखने को बोला मैंने, बोला तो 12 रख दिया। और ऑक्सीजन का हमारा परमाणु क्रमांक 8 होता है तो द्रव्यमान संख्या 16। और वो CO2 का हमारा द्रव्यमान संख्या 44 होता है। ठीक है, हाँ। चलिए तो अब हमने क्या इसमें क्या इन सभी की रख दी है हमने वो परम सॉरी द्रव्यमान संख्या। उसमें अब हमने सोचा वन बनाना है मुझको, मतलब छोटे से छोटा बनाना है इसको। तो हमने 12 से डिवाइड दे दिया, तो 12 से डिवाइड किया सब में, भाग दिया सबने। तो देखो 1 kg हो गया, ये हमारा 8/3 kg हो गया, ये हमारा 11/3 kg। तो देखो यहाँ जो छोटे से छोटा बना, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा बना कि नहीं, तो हमको इसी फॉर्म में चाहिए। फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 kg सल्फर हो गया, 1 kg सॉरी कार्बन हो गया, 8/3 kg ऑक्सीजन से मिलकर जो भी बना है हमारा 11/3 kg कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ये। ठीक है, हाँ। अब हमारा अभी तक तो हम किसका दहन पढ़ रहे थे, ये हम कार्बन के लिए दहन पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे कि नहीं। अब हम पढ़ेंगे सल्फर का दहन। तो सभी लोग हेडिंग लगाएं सल्फर का दहन। हाँ, सभी लोग हेडिंग लगाएंगे तो उसमें हेडिंग के अंदर चलिए लिखते हैं, जब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है भाई, तो उसने क्या कहा, उसने कहा क्या, सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, तो सल्फर हमने S+O2 की उपस्थिति में। ठीक, अब बना क्या रहा, ये सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि SO2। तो ये हमने इक्वल में लिखी। अब इन सभी के हम लोग क्या लिखेंगे, परमाणु क्रमांक नहीं द्रव्यमान संख्या लिखेंगे। मुझे लग रहा था कि आप लोग परमाणु संख्या कहेंगे, बट इसमें परमाणु भार मतलब कि द्रव्यमान संख्या। चलिए, कार्बन का अब आप लोग लिखी तो पता ही होगा आप लोगों को सबको, कार्बन का जो है सबको पता होगा। कार्बन का हमारा कितना होता है, जल्दी बताइए कितना होता है। परमाणु क्रमांक किसी को याद भी है या नहीं, बताइए, है किसी को याद या नहीं। चलिए, एक चीज जो आपको डाउट में आ रही होगी, चलिए हम बता देते हैं, नहीं तो वरना आप सोचेंगे क्या यार क्या समझा रहे हैं। तो देखो, पहले हम समझाते हैं आपको। देखो, सल्फर का हमारा कितना होता है परमाणु क्रमांक 16। तो हमारा परमाणु भार क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, हो जाएगा। और हमारा O2 है जो, उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो हमारा इसका परमाणु भार क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये हम अब आप बोलोगे यहाँ 16 क्यों नहीं रखा, तो भाई 16 इसलिए नहीं रखा क्योंकि O2 है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2 है, मतलब कि एक 16 और दूसरा 16, क्या दूसरा 16, 16 16 कितने 32। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट 32 रख दिया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन एक नहीं दो ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजनों का हम परमाणु भार है जो वो ऐड करेंगे ना। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसमें हम 32 से डिवाइड कर देंगे 32 से, तो क्योंकि छोटे से छोटा बनाना है तो यहाँ 1+1=2 kg। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे एक सल्फर, एक ऑक्सीजन, दो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है ये। ठीक है,
एक सल्फर एक ऑक्सीजन से मिलकर दो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। चलिए, तो ये आपने दो दहन देख लिए होंगे। चलिए, अब दहन ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भी टाइम खराब ना हो। सीधा मीथेन का दहन है, आप कर सकते हैं। वैसा ही सेम है, दिखा देते हैं। चलो देख लो एक बार, आप इसको ओनली देख लो बस। ये चीज आप सिर्फ देख लो बस। हाँ, चलिए, तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या। चलिए, हेडिंग सभी लोग लगाइए, ईंधन के दहन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लगाइए आप, न्यूनतम अथवा सैद्धांतिक ऑक्सीजन। इसमें लिखेंगे हम लोग रासायनिक समीकरणों की सहायता से ठोस द्रव या गैसीय ईंधन की इकाई संहति के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की संहति न्यूनतम सैद्धांतिक ऑक्सीजन कहलाती है। ठीक है, ये चीज आपकी पहले क्लियर हुई। अब हम लोग दूसरी हेडिंग लगाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे, न्यूनतम अथवा सैद्धांतिक वायु। ठीक है, इसमें लिखेंगे ईंधन की इकाई संहति के पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की न्यूनतम संहति मास, मतलब कि द्रव्यमान के आधार पर गणना द्वारा ज्ञात की गई वायु की संहति को न्यूनतम अथवा सैद्धांतिक वायु कहते हैं। ठीक है, ये चीज हमारी क्या होगी, न्यूनतम अथवा सैद्धांतिक वायु। अब हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे दहन उत्पाद। क्या डालेंगे हेडिंग, दहन उत्पाद। ये आप लोग हेडिंग लगाइए दहन उत्पाद जल्दी से। फिर इसके अंदर हम लोग लिखेंगे इसकी थ्योरी। ये थ्योरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। हाँ, तो ये मैकेनिकल पार्ट है जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल पार्ट भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, बिना किसी प्राइस के साथ। बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें, समझ रहे हैं। हाँ, तो आपसे ओनली एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके पास हर वीडियो आ सके और आपका जो कोर्स है वो भी सही टाइम के साथ कंप्लीट हो सके। ठीक है, हाँ, तो दहन उत्पाद हेडिंग लगाइए और इसमें लिखेंगे क्या, ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न पदार्थों को दहन उत्पाद कहते हैं। क्या, ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न पदार्थों को दहन उत्पाद कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे CO, CO2, N2, SO2, H2O आदि तथा राख आदि। ठीक है, ये हमारी क्या दहन उत्पाद में आएंगे। हाँ, चलिए, अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या, फ्लू गैस। क्या लगाएंगे हेडिंग, फ्लू गैस। जल्दी से हेडिंग लगाइए, फ्लू गैस। इस फ्लू गैस में क्या लिखेंगे, देखिए फ्लू गैस में लिखेंगे हम लोग ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसें जो भट्टी के दहन कक्ष में उपजती हैं और चिमनी की ओर प्रवाहित होती हैं, क्या कहलाती हैं। जल्दी बताइए, क्या कहलाती हैं, फ्लू गैसें कहलाती हैं। ठीक है, अब दहन प्रक्रिया में ईंधन के अवयव जैसे CH5 आदि के दहन में CO, CO2, SO2, H2O आदि उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त उत्पन्न ये हमारी जो होती हैं गैसें, इसके जो हम अतिरिक्त ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैसों की कुछ मात्रा भी फ्लू गैस में सम्मिलित हो जाती है, जो ईंधन के दहन के लिए सप्लाइड वायु से प्राप्त होती है। किस वायु से, सप्लाइड वायु से। हाँ, ये चीज भी आप लोग थोड़ा हाईलाइट कर लिया करो, जिससे कि जो टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट लगे आपको वो हाईलाइट कर लिया करो। चलिए, अब हेडिंग लगाएंगे वास्तविक वायु। ईंधन के दहन के लिए प्रदत्त कुल वायु की संहति न्यूनतम आवश्यक वायु की संहति पर अतिरिक्त प्रदत्त, मतलब की सप्लाइड वायु की संहति के लिए उपयोग बराबर होता है। ठीक है, हाँ, इस प्रकार आप लोग हेडिंग टाइप का लगा के लिख लीजिए। इस प्रकार वायु का जो सूत्र है उसके बारे में बता रहे हैं हम। ठीक है, इस प्रकार वायु, वास्तविक वायु इक्वल न्यूनतम आवश्यक वायु प्लस अतिरिक्त प्रदत्त वायु। ठीक है, ये हमारा वास्तविक वायु का क्या हो गया, सूत्र हो गया। ये चीज इंपोर्टेंट है, लिख लें आप इसको अच्छे से, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है इसकी आपको। क्या हो सकता है, जरूरत पड़ सकती है। हाँ,
और जरूरत तो आपको पड़ी जाएगी उस चीज की, इसलिए कह रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लू गैस विश्लेषण क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे फ्लू गैस विश्लेषण। क्या लगाएंगे हेडिंग, फ्लू गैस विश्लेषण। तो इसमें क्या लिखेंगे, फ्लू गैस में अवयवों की मात्रा की प्रतिशत संरचना ज्ञात करने को फ्लू गैस विश्लेषण कहते हैं। ठीक है। आलसेट उपकरणों द्वारा बॉयलर से विसर्जित फ्लू गैस होती है जो भी हमारी, तो वो हमारी फ्लू गैस हो जाएगी। ठीक है। फ्लू गैस विश्लेषण, फ्लू गैस की डेफिनेशन तो आगे लिखा दिया हमने आपको, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लू गैस विश्लेषण हो जाएगा चीजों। तो आप यहाँ तक ही लिखें, ओनली सीमित है, ये चीज छोड़ दें। ठीक है, ये चीज मत लिखो, ये थोड़ा मुझसे एक्स्ट्रा हो गया है, ये चीज मत लिखें आप, ओनली यहाँ तक लिखें। ठीक। हाँ। अब आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं क्या, आलसेट उपकरणों द्वारा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका हेडिंग है दूसरा वाला, ये चीज ये आपकी हेडिंग है। तो क्या है आपका, आलसेट उपकरणों द्वारा बॉयलर से विसर्जित फ्लू गैस के विश्लेषण करने की विधि। ठीक है, ये चीज आप ध्यान से थोड़ा पढ़ लेंगे भी, इम्पोर्टेंट है ये चीज। ठीक। हाँ, ये चीज आपकी इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो ये थ्योरी है कुछ, और फिर इसका डायग्राम है जो कि काफी इम्पोर्टेंट भी है। क्या है, काफी इम्पोर्टेंट भी है, थ्योरी लिखना थोड़ा आप। आलसेट उपकरणों द्वारा बॉयलर की फ्लू गैस के अवयवों के आयतन के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। अब आप इसका चित्र है जो, उसको बनाइए, चित्र बना लीजिए, समझा मैं दे रहा हूँ। ठीक है, चित्र जल्दी से बनाइए आप लोग। हाँ, तो चित्र आपका बन गया होगा वैसे। हाँ, तो हम बनाएंगे क्या, एक 3 टैंक बनाएंगे। क्या करेंगे, 3 टैंक बनाएंगे, उसमें से फ्लू गैस को डालेंगे। ठीक है। तो देखो, जब हमारा ये चीज यहाँ लगा रहेगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा रुकना पड़ेगा बस। जब आपका ये चीज यहाँ लगा रहेगा, तो फ्लू गैस अंदर आ नहीं पाएगी। ठीक है, नहीं आ पाएगी। और ये जो है हमारे तीनों लॉक लगे हैं इन टैंकों में, लगे हैं, तो इन तीनों टैंक में भी नहीं आ पाएगी, तो गैस हमारी अब कहीं नहीं आ पाएगी। और जब भी हम ये वाला लॉक खोलेंगे ना, कौन सा, ये वाला, ये वाला लॉक खोलेंगे जब भी हम, तो हमारा क्या, जैसे हमने ये लॉक खोल दिया अपना, तो हमारी गैस सीधी जाएगी यहाँ से ऐसे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से गैस जाएगी हमारी, तो ये वाले टैंक में फिर चली जाएगी गैस हमारी, क्योंकि ये वाला खुला है हमारा टैंक, तो इसमें जाएगी। इसमें जाने के बाद यहाँ से सीधी ई वाले में चली जाएगी, वो ई, ई टैंक है जो, ये हमारा डी टैंक है, और ये हमारा ई टैंक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माना कि इस वाले टैंक में गैस आई है आपकी फिल गई, अब हमने क्या किया, यहाँ लॉक लगा दिया। ठीक है, लगा दिया, और इन तीनों के जो हमारे लॉक हैं, ये वाले तीन, ये वाले तीन हैं, इनको मैंने खोल दिया। ठीक है, तो अब गैस यहाँ ना जाके पहले ही यहाँ आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी जल्दी बताइए, अब हमारी यहीं पहले आ जाएगी गैस, ये इन तीनों के अंदर। ठीक है, तो हमारी गैस किस में नहीं जा पाएगी, हमारी गैस नहीं जा पाएगी डी वाले में और ई वाले में, इन दो टैंक हैं इनमें नहीं जा पाएगी। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हुई, तो आप लोग डायग्राम बना ले बेसिक तरीके से, नाम लिख ले उनके बढ़िया तरीके से, और एग्जाम में अगर आप इतना कर देते हो तो 5 से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से। हाँ, चलिए, तो अब हम लोग लिखेंगे इसका थ्योरी पार्ट है जो, थ्योरी पार्ट को लिखेंगे अब। तो थ्योरी पार्ट यहीं से लिख लेंगे अब हम लोग क्या, तो थ्योरी पार्ट में देखेंगे आप लोग क्या लिखेंगे, फ्लास्क ए में कास्टिक सोडा को का घोल होता है जो, वो CO2 शोषित करता है। क्या, CO2 शोषित करता है। हाँ, अब हम लोग फ्लास्क बी, इस टैंक को फ्लास्क कहते हैं हम लोग। ठीक है, इन टैंकों को फ्लास्क कहेंगे। हाँ, फ्लास्क बी में पायरोगैलिक एवं कास्टिक सोडा
जो O2 शोषित करता है, ठीक है, इसमें O2 शोषित करता है। फ्लास्क सी में देख लो, फ्लास्क सी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में Q प्लस क्लोराइड का घोल होता है जो CO2 CO ओनली CO शोषित करता है, ओनली CO शोषित करता है, ठीक है, जो CO शोषित करता है। अब आगे लिखेंगे हम लोग क्या, देखिए आगे लिखेंगे फ्लास्को ए बी और सी के मुखों पर क्रमशः ए व बी और सी वाल्व लगाए जाते हैं। इस चीज से देखो एक चीज बताएं आपको, ये चीज है ना, ये दिखा रहे हैं, देखो अच्छे से दिखाएंगे जो आपको ये चीज है, ये चीज, ये चीज, इनसे हम क्या कहते हैं, वाल्व कहते हैं। इसको एरो लगा के इस तरीके से, और यहाँ क्या लिख लेंगे, वाल्व, क्या लिख लेंगे, वाल्व, ठीक है। ऐसे एरो लगा के इन सभी के नाम लिखना देखो जरूरी है, क्योंकि जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो उसकी पढ़ने का मजा ही क्या फिर, समझ रहे हैं, उस चीज को पढ़ने का मजा ही क्या है फिर। हाँ, तो चलिए हम लोग कहाँ थे देखते हैं। हाँ, तो प्लस को ए कॉमा बी और सी के मुखों पर ए कॉमा बी और सी बाल्ब लगे होते हैं, ठीक है। तथा डी एक थ्री वे बाल्ब है, डी एक क्या है, थ्री वे बाल्ब। देखो ऐसा बता दें, डी है जो हमारा थ्री वे बाल्ब कैसे होगा, क्योंकि इसके पीछे जो ना, जो इसके जी आगे डी इसके डी यहाँ है, तो यहाँ पहले ही तीन बाल लगे कि नहीं, बाल तीन लगे, तो ये तीन वो बाल्ब से होकर गुजरेगा, जब ये डी तक पहुंचेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थ्री वे बाल्ब, क्या हो जाएगा, थ्री वे बाल्ब। हाँ, ये हमारा हो जाएगा थ्री वे बाल्ब। चलो इस चीज को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें कि हमारा डी है जो थ्री वे बाल्ब है। और प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम सभी वाल्वों को बंद करना पड़ता है, क्योंकि देखो डी वाल्व को जब हम लोग यूज करते हैं तो मैंने बताया तीनों जो वाल्व हैं उन तीनों वाल्वों को मतलब कि बंद करना पड़ेगा जब तक वो, जब वो डी तक पहुंचेगी ऊर्जा आपकी, ठीक है केस। हाँ, चलिए तो आगे लिखेंगे इसमें हम लोग क्या, देख लेते हैं। नोट्स बनाते चलें, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप परेशान आप खुद ही होंगे, मैं नहीं होऊंगा परेशान, आपको दोबारा वीडियो देखने पड़ेंगे, दोबारा नोट्स बनाने पड़ेंगे, बस आपको नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। चलिए केवल नोट्स तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो सभी वाल्वों को बंद करके सी तक पहुंचती है ऊर्जा, तो यहाँ से फिर से लिखते हैं, सभी वाल्वों को बंद करके केवल डी वाल्व के को वायुमंडल में खोलते हैं। अब फ्लास्क ई को ऊपर करते हैं जिससे उसमें भरा पानी या नदी डी में आ जाता है और इसमें भरी पूर्व गैस या वायु को ऊपर निकाल देता है, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हुई, ये थ्योरी ओनली डायग्राम के बेस पर है, ठीक है, क्या है, डायग्राम बेस पर। हाँ, अब बाल्ब डी को फ्लू गैस में खोल देते हैं और फ्लास्क ई को ऊपर, और फ्लास्क ई को तब तक नीचे, ये चीज मत लिखना, ये चीज गलत है, ठीक है, ये चीज मत लिखना। तब फ्लास्क ई को तब तक नीचे लाया जाता है जब तक कि उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब फ्लू गैस का नमूना नली डी चूसित हो जाए, चूसित ना कर सके मतलब कि चूस ना ले, शोषित, अब शोषित ये चीज ना हो जाए। हाँ, तो अब हम लोग आगे लिखेंगे, नाव बल्ब डी को फ्लू गैस तथा वायुमंडल में बंद करके कर देते हैं या कर, बात तो बराबर ही। हाँ, तो बाल्ब ए को खोलते हैं, ठीक है, किसको, बाल्ब ए को खोलते हैं तथा ई को ऊपर ले जाते हैं जिससे फ्लू गैस का नमूना डी से फ्लास्क में पहुंचता है। फ्लास्क ए में फ्लू गैस का PCO2 शोषण हो जाता है और इसके पश्चात फ्लू गैस ई को लाया जाता है, क्या किया जाता है, लाया जाता है, ठीक है, जिसमें फ्लू गैस नली डी में आ जाती है। हम देखेंगे कि नली डी में पानी का तल पहले की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है पानी ऊंचा हो जाएगा, ठीक है।
पानी या जो भी गैस भरी है वो ऊंचा हो जाएगा। ऐसा CO2 शोषित हो जाने के कारण होता है। ठीक है, क्या होता है, ऐसा CO2 जब शोषित हो जाएगी उसके कारण होता है। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या, अभिघात। अभिघात में क्या लिखेंगे, अभिघात की अवस्था में दहन प्रारंभ होने के बाद ज्वाला अमुक दर से आगे चलती है, जिससे ईंधन का अति संपीड़ित अंतिम भाग तीव्रता से एकदम दहित होता है। एकदम दहन होने के फलस्वरूप एक झटके वाली तरंगें स्थापित होकर सिलेंडर से टकराती हैं और कार्बन की ध्वनि, इसे अभिघात कहते हैं। ठीक है, और जो ध्वनि करती हैं उसे हम क्या कहेंगे, अभिघात कहते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देख लेंगे सीटेन अंक। ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है सीटेन अंक, इसको थोड़ा ध्यान से जरूर पढ़ें आप लोग। सीटेन अंक थोड़ा भौकाली टॉपिक है, समझ रहे क्या, भौकाली, जो एग्जाम में फोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए इसमें देखते हैं। डीजल इंजन में ईंधन की नॉकिंग लक्षण को सीटेन नंबर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पर सीटेन, इस आधार पर क्या, इस आधार पर सीटेन जो C16N H34 काफी शीघ्र जलती हैं और इसका सीटेन नंबर 100 माना गया है, जबकि अल्फा मिथाइल नेप्थलीन पर्याप्त देर में जलने वाली होने के कारण इसका नंबर 0 माना गया है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हुई कि इसका जो नंबर है वो 0 माना गया है। हाँ, अब हम लोग देखेंगे ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन अंक। ठीक है, हेडिंग लगाइए आप लोग क्या, ऑक्टेन अंक। इसमें लिखेंगे पेट्रोल ईंधन में नॉकिंग या अभिघात लक्षणों को प्रदर्शित करने में सामान्य विधि ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर आइसो ऑक्टेन तथा हेप्टेन के एक मिश्रण के ऑक्टेन का आयतन रूप में प्रतिशत है, जो अमुक ईंधन के नॉकिंग लक्षण के काफी मेल खाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको बढ़िया तरीके से अपने नोट्स में लिखना है, काफी इंपोर्टेंट है ये सब चीजें। अब डालेंगे आप लोग हेडिंग क्या, श्यानता। क्या डालेंगे हेडिंग, श्यानता। हेडिंग लगाइए श्यानता। इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, द्रव प्रवाह के अंतर्गत उनके अणुओं के मध्य होने वाली घर्षण का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। क्या, द्रव प्रवाह के अंतर्गत उनके अणुओं के मध्य होने वाले घर्षण का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। ठीक है, यही कारण है कि पतले द्रव गैस पानी जल्दी प्रवाहित हो जाते हैं और गाढ़े द्रव देर से प्रवाहित होते हैं। पतले द्रव की श्यानता कम, गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक होती है। श्यानता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे, म्यू, मतलब कि आपको वो दिखाते हैं देखो। म्यू को हम कैसे बनाएंगे, म्यू बनाएंगे, इस साइड निकाल देंगे और एक इस साइड निकाल देंगे, ये हमारा क्या बन गया, म्यू। तो ये चीज हमने बनाई ऐसे, ये हमारा म्यू हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टॉपिक दूसरा। इसमें हेडिंग लगाइए श्यानता मापी। क्या हेडिंग लगाएंगे, श्यानता मापी। इसके अंतर्गत लिखेंगे हम लोग क्या, देखते हैं फिर। इसके अंतर्गत लिखेंगे द्रव ईंधन की श्यानता का मापन श्यानता मापी द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं। तो इसके जो प्रकार हैं वो देख लीजिए। पहला है सेबोल श्यानता मापी, रेड बुल श्यानता मापी, एंगलर श्यानता मापी। ठीक है, ये चीज हमारी श्यानता मापी के अंतर्गत आती है। हाँ, तो ये देखो स्टूडेंट, आपका जो चैप्टर था यहाँ आपका चैप्टर हुआ समाप्त। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे वो चैप्टर का नाम रहेगा हमारा, चैप्टर रहेगा इसके बाद हमारा वो ही रहेगा हमारा क्या, पिन वगैरह है, पिन, वही सिर्फ ये पिन काटर एवं नकल जोड़ वाला, यही चैप्टर आपका शुरू किया जाएगा अब। और देखो वीडियो को एंड तक देखा करो, जिससे कि क्योंकि कुछ चीजें आपको अगर देखने में समझ में ना आ रही हो तो मैं बोलता भी हूँ, इसलिए कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं, समझ रहे हो, बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं। इसीलिए आप अगर वॉइस सुनते चलेंगे तो आपको काफी बढ़िया तरीके से समझ में भी आएगा और अपने नोट्स को लिखने में भी आसानी होगी। अगर कहीं आपको क्या पता राइटिंग ही समझ में ना आ रही हो नोट्स की, तो क्या मतलब का आप उल्टा सीधा लिख लेंगे। इसलिए वॉइस, इसीलिए मैं बोलता जाता हूँ, एक एक चीज बोलता हूँ कि
आप लोग अच्छे से अपने प्रिपेयर कर सकें नोट्स। हाँ, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें अपने पॉलिटेक्निक वाले छात्रों में। और टेलीग्राम ग्रुप है जो आपका, और उसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि उसमें हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती है। उसमें आपको हर चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप में जो भी यूट्यूब का कंटेंट रहता है वही मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सीधा सीधा ये है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है। और अब ये इसमें क्या बोलते हैं, बीएमडब्ल्यू में एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिक्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मैकेनिक्स का लाएंगे। नेक्स्ट पार्ट मैकेनिक्स में हमारा वही सिस्टम फोर्सेस वाला चल रहा था, उसका नेक्स्ट पार्ट आना था, तो अब वो आएगा। उसके बाद मैथ्स में सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन चल रहा था, मतलब कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, अब वो भी कंप्लीट हो चुका था वैसे जहाँ तक। तो अब हम लोग लाएंगे खंडशः समाकलन, समझ रहे हैं, खंडशः वाला। तो मैकेनिक्स उसके बाद मैथ आएगी। ठीक है। हाँ, बीएमडब्ल्यू का निपट ही गया है। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मैकेनिक्स के सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट।